बड़ी खबर ये कि चीन का जो नया वायरस है HMPV वो हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है। भारत में HMPV के 2 केसेस सामने आए हैं और बेंगलुरु के 2 बच्चों में दरअसल वायरस मिला है, ये संक्रमण मिला है। ICMR की जांच में HMPV की पुष्टि की गई है। 3 महीने की एक बच्ची अब अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है। 8 महीने का जो बच्चा है अब भी अस्पताल में है। इन दोनों बच्चों को HMPV वायरस हुआ है। तो ये चिंता में डालने वाली बात है। भारत में केसेस आ रहे हैं और 2 केसेस आ चुके हैं। इसकी पुष्टि ICMR की तरफ से इंडियन रिसर्च मेडिकल काउंसिल की ओर से लगातार सामने आई है और ये एक चिंता की बात है। पहला केस जो आया है, हम आपको दोनों केसेस के बारे में और विस्तार से बताते हैं। भारत में चीन वाला नया वायरस पहुंच चुका है। जी हाँ, पहला केस जो है बेंगलुरु में मिला। 8 महीने के बच्चे में वायरस पाया गया HMPV। ब्लड टेस्ट जब कराया गया बच्चे का तो HMPV वायरस की पुष्टि की गई। संक्रमित बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। 3 जनवरी को हुए टेस्ट में वायरस की पुष्टि की गई है। अब दूसरा केस भी बेंगलुरु से ही आया। दोनों केसेस बेंगलुरु से आए हैं। दूसरे केस में 3 महीने की एक छोटी बच्ची को वायरस की पुष्टि हुई। बेंगलुरु के बैप्टिस्ट अस्पताल में भर्ती रही बच्ची, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रही बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज अब किया गया है। ये राहत है, लेकिन चिंता बनी हुई है। बड़ी खबर ये कि HMPV वायरस पर ICMR का भी बयान आ गया है। हालात पर केंद्र सरकार की लगातार नजर है। ये ICMR का कहना है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं, ICMR की तरफ से कहा गया है। और HMPV वायरस पर भारत की पैनी निगाह है। जी हां, आपको थोड़ा और विस्तार से बताते हैं भारत में क्या चल रहा है, सक्रियता कैसे बढ़ गई है। कुछ दिन पहले ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के DG की अध्यक्षता में बैठक हुई। चीन के हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। WHO से समय पर सही जानकारी मांगी गई है। बीमारी में असामान्य उछाल नहीं देखा जा रहा है। सांस संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए तैयारी की जा रही है। RSV और HMPV वायरस की वजह से मरीज बढ़े हैं। अब देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय की जो बैठक हुई उसमें कौन कौन शामिल हुए आपको बता दें। WHO के जो प्रतिनिधि हैं, DMC डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, IDSP एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, NCDC राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इमरजेंसी मेडिकल EMR रिलीफ जो है वो भी शामिल हुए, उसके भी प्रतिनिधि शामिल हुए। हमारे साथ हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। शालिनी, 2 केसेस सामने आ गए बेंगलुरु से। ये चिंता में डालने वाली बात है, लेकिन एक बच्ची, छोटी बच्ची 3 महीने की, उसे डिस्चार्ज भी किया गया है। इस वक्त केंद्र सरकार की तरफ से क्या रणनीति बनाई जा रही है कि अगर केसेस बढ़े तो क्या किया जाएगा? बिल्कुल निधि, मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में ये दोनों बच्चियां एडमिट थी और ये दोनों ही जो बच्चे हैं 8 महीने 3 महीने के, दोनों, एक को तो डिस्चार्ज कर दिया गया, एक की स्थिति भी ठीक है, उसके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार है। इसीलिए बार बार ICMR की तरफ से भी जो जारी की गई है उसमें कहा गया है कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले से ही जो है वो हॉस्पिटल तैयार है और हम तैयार हैं किसी भी तरह के HMPV जैसे वायरस से निपटने के लिए। दूसरी बात ये भी है कि इसमें ये जो पता चला है, ये रेगुलर जो रेगुलर किया गया था टेस्टिंग जो हो रही थी उसके माध्यम से पता चला है कि ये 2 मामले जो सामने आए हैं इसमें घबराने के लिए की कोई ज़रूरत नहीं है। लगातार नज़र बनाए हुए है स्वास्थ्य मंत्रालय, और स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी जगहों पर इस तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। लगातार मीटिंग्स भी हो रही हैं और पहले भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बोल दिया था कि चीन में जिस तरह से HMPV वायरस फैल रहा है उसको देखते हुए हम भी इसको नज़र बनाए हुए हैं। दूसरी बात ये भी है कि ये जो दोनों ही बच्चियां हैं इनका कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री इनके नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं या जो बाहर जा रहा है उसको वहाँ के इन्फेक्शन से यहाँ बीमार हुई ये बच्चे, तो ये भी नहीं बात सामने आई। दूसरी बात, अभी वहाँ के जो राज्य का जो स्वास्थ्य मंत्रालय जो उसकी तरफ से अभी आना बाकी है, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि ICMR ने इसकी पुष्टि कर दी है कि 2 बच्चियों में मिला है, हालांकि दोनों स्वस्थ हैं,
एक को बुखार हुआ था और उसको एक को जो है ना सर्दी की समस्या थी, सांस लेने में दिक्कत थी, लेकिन दूसरी बच्ची फिलहाल पूरी तरह से अभी ठीक है, उसको तो डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि हम सारी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। ये रूटीन चेकअप से पता चला था और हम नज़र बनाए हुए हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। भारत पहले से ही तमाम चीज़ों को लेकर तैयार है, हमारे पास हर तरह के इंतज़ाम हैं। इसलिए अभी तो फिलहाल ये 2 बच्चों का मामला सामने आया है। हालांकि यहाँ हॉस्पिटल्स की स्थिति की अगर बात बिल्कुल शालिनी, नजर बना के रखिए, भारत सरकार भी लगातार पैनी नजर बना के रखे है और WHO तक को ये बताया गया है कि जो भी अपडेट होता है वो भारत तक पहुंचना चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कि ये जो 2 केसेस सामने आए हैं उसकी स्टडी क्या सामने आती है। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत किशोर की सिविल कोर्ट में आज पेशी होगी। सिविल कोर्ट में पहुंचने वाले हैं प्रशांत किशोर थोड़ी देर में। जो जानकारी मिल रही है, जबरन धरना देने के आरोप में गिरफ्तारी की गई। BPSC विवाद को लेकर अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर और उनकी आधी रात को गिरफ्तारी की गई है। अब पेशी के लिए लाया जाएगा। लीगल एक्शन ले लिया गया है प्रशांत किशोर के खिलाफ और BPSC विवाद को लेकर अनशन पर बैठे थे प्रशांत किशोर। और आइए आपको सुनाते हैं पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। गांधी मैदान में जो एक जन स्वराज पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा था, तो पहले दिन ही हम लोगों ने नोटिस दे दिया था कि ये अवैध है, अनधिकृत स्थल पर है और माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो स्थल चिन्हित है, निर्धारित स्थल चिन्हित है, वहाँ पर गर्दनी बाग में जाकर के धरना प्रदर्शन किया जाए, ये नोटिस भी दे दिया गया था। और उसके बाद नहीं मानने पर प्राथमिकी भी गांधी मैदान थाना में दर्ज की गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने कई बार आग्रह किया विभिन्न चैनल से, विभिन्न माध्यमों से कि यहाँ से हट करके जो निर्धारित स्थल है वहाँ पर लोग चले जाएं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करें शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन लोग नहीं माने। हम लोगों ने पर्याप्त समय भी दिया और उसके बाद नहीं माने तो आज 6 तारीख को सुबह जो है गिरफ्तारी की गई है और उनके साथ लगभग 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियां सीज हुई हैं। नहीं, छात्र का अभी तक नहीं है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 43 में से 30 लोग छात्र नहीं हैं, ये निश्चित हो गया है, वेरिफिकेशन हो गया है। बाकी लोगों का हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं छात्र होने का, तो उनका भी सत्यापन हम लोग करा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आज पेश किया जाएगा कोर्ट में। प्रशांत किशोर के समर्थक भी सिविल कोर्ट के बाहर अब पहुंच चुके हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। यहाँ प्रश्न इसलिए कर रहे हैं, हम लोग की बात को जो है दबाया जा रहा है। जब मन कहता है कोई लाठी चला दे रहा है, जब मन तब हम लोग को FIR कर दे रहा है, उठा ले रहा है। ऐसे नहीं चलने वाला है। अभी हम प्रशांत जी का अमरण पे आए हुए थे, तो अचानक जो है सुबह में 3:30 बजे सब लोग सोए हुए थे। तो 3:30 बजे सुबह में सोए हुए थे, अचानक आए पुलिस और सबको मार कर भगाने लगे, कैमरा बंद करो, हटाओ। अब प्रशांत जी को थप्पड़ ही मारा लोग, पुलिस लोग, और उठा के लेके चला गया। तो छात्रों को आपने सुना, काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और आज कोर्ट में पेशी है। रूपेश और ज्यादा अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमें। रूपेश, पहले तो पेशी के बारे में बताइए। और कुछ देर पहले ये जानकारी सामने आई कि बताया गया कि जब लोगों को, समर्थकों को प्रशांत किशोर के डिटेन किया गया तो 43 में से 30 छात्र थे ही नहीं, यानी समर्थकों को लेकर आया गया था। ये एक बड़ा आरोप है जो कि पप्पू यादव की तरफ से भी लगाया गया था। अभी क्या हो रहा है वहां पर? नहीं, ये कोई आरोप नहीं है। पटना जिलाधिकारी का ये बयान है और पटना जिलाधिकारी ने जो जिन लोगों को डिटेन किया है 43, उनमें से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है अभी तक, और उनमें से सबका वेरिफिकेशन हुआ है, लेकिन 30 लोग उसमें से स्टूडेंट नहीं हैं। और ये बाजाप्ता आधिकारिक रूप से उन्होंने कहा है कि जितने लोगों को डिटेन किया गया 43, उसमें से 30 लोग तो स्टूडेंट ही नहीं हैं, कुछ लोग बाहर के, यानी कि बिहार के बाहर के राज्य के हैं, जो प्रशांत किशोर के आसपास बैठे हुए थे, जिन्हें डिटेन किया गया है। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बिहेवियर पटना पुलिस का ये है कि सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे तक, अभी 12 बजने वाले हैं, और 8 घंटे से पटना पुलिस कभी उनको नौबतपुर, कभी दुल्हिन बाजार, कभी बिहटा, कभी फतुहा अस्पताल में रखा गया, और उसके बाद से फिर अब पता चल रहा है कि उनको पटना सिविल कोर्ट में लाया जाएगा। हालांकि पटना सिविल कोर्ट की स्थिति आप देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि हम जेल भरो अभियान चलाएंगे।
जो प्रशांत किशोर को अगर जेल भेजा जाता है तो उनके समर्थन में यहाँ हम जेल भरो अभियान भी चलाएंगे। जेल भरो अभियान चल रहा है, अभी जेल भरने का अभियान चलाएंगे। क्योंकि अभियान हम लोग चला रहे थे, हम लोगों को गिरफ्तारी की गई, हम हाथ पकड़ के 10 कदम ले जाने के बाद फिर छोड़ दिया गया। हम लोग बोल रहे थे कि नहीं हम लोगों को ले चलिए, हम लोग यानी आप लोग परीक्षा दिए थे आप? बीपीएससी परीक्षा दिए थे? जी दिए थे। कहाँ सेंटर था? सेंटर मधुबनी था। जी मधुबनी था? जी। अच्छा, आप चाहते थे कि एग्जाम? हाँ चाहते बैठे थे आप भी अनशन पर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार हैं स्टूडेंट हैं? नहीं, हम भी ग्रेजुएट हैं, हम भी बीपीएससी के परीक्षार्थी एग्जाम नहीं दिए, लेकिन हम बड़े बैठे हुए थे रात में। आप बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं? जी सर। बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं? जी कहाँ पटना में सेंटर पड़ा था हम लोग। कहाँ पटना में? यहाँ री एग्जाम हुआ था रविंद्र भवन में, इस भवन में रविंद्र भवन। अरे रविंद्र क्या गांधी भवन है, बापू सभागार, गांधी भवन, गांधी जी के वहाँ थे आप? जी। लगता तो नहीं है हमको। सर लगता है अब छोड़ दिए हैं। एक बार दिए हैं, दोबारा फिर इस बार नहीं थे परीक्षार्थी आप? नहीं इस बार नहीं दिए सर हम परीक्षा में। अभी आप बोल रहे हैं कि बापू सभागार में न बापू सभागार में थे हम लोग, लेकिन दोबारा परीक्षार्थी नहीं? नहीं थे। परीक्षार्थी नहीं थे, हम ग्रेजुएट हैं। आज हमारे बड़े भाई के साथ जिस प्रकार पेपर लीक किया जा रहा है, अभी हम लोग कौन सा, हम भी तो तैयारी कर रहे हैं। हम लोग को पेपर लीक कर दिया जाएगा तब हमारे साथ कौन? हम भी विद्यार्थी हैं, वो भी विद्यार्थी, हमारा बड़े भाई भी विद्यार्थी। अभी आप यहाँ क्या करने आए हैं? कोर्ट के है कि हमारे भाइयों को न्याय मिले, हम लोग को भी न्याय मिले, ताकि आने बिहार में ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं होता है। सब पेपर लीक किया जाता है। अब आज बीपीएससी का लीक हुआ, कल दरोगा खो जाएगा, ऐसे बिहार में दिन पर जाएगा। लेकिन देखिए ये सच्चाई है। ये जो आप अभी आपने देखा, जो तीन लड़के जो हमारे साथ थे, उनमें से स्टूडेंट, मतलब इस बार जो बीपीएससी की परीक्षा हुई, बीपीएससी के परीक्षार्थी ये नहीं हैं। वहाँ से लेकर आप पीछे तक देखिए, वहाँ तक लोग जमा हैं। और ज़्यादातर जो पटना जिलाधिकारी ने भी कहा कि 43 लोगों को डिटेन किया गया है, उसमें से 30 लोग परीक्षार्थी ही नहीं बल्कि वो तो स्टूडेंट ही नहीं हैं, और बिहार के बाहर के भी लोग हैं। ये स्थिति है यहाँ पर। जिन 3 लोगों से मैंने बातचीत की, उन 3 में से कोई भी इस बार का परीक्षार्थी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर प्रशांत किशोर के समर्थन में, चूँकि उनको कहा गया कि वो पटना सिविल कोर्ट में उनको लाया जाएगा यहाँ पेशी के लिए, ज़्यादातर लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। नारेबाजी भी यहाँ पर हुई। उनको देखिए, उनकी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन सबको इंतज़ार है कि वो क्या पटना सिविल कोर्ट लेकर के पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, या फिर वही रणनीति जिस तरीके से पिछले 8 घंटे से जिस रणनीति पर पटना पुलिस काम कर रही है। सुबह 4 बजे से उनको जब से गांधी मैदान से पुलिस ने उठाया, पहले कहा गया हिरासत में लिया गया है, बाद में कहा गया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन गिरफ्तारी के साथ ही जिस तरीके से उनको पटना के इर्द गिर्द का चक्कर, जिस तरीके से पहले एम्बुलेंस में, फिर उसके बाद से जो पुलिस की जिप्सी होती है 112, उस जिप्सी में उनको बिठा करके फतुहा ले जाया गया, फतुहा जो अनुमंडल अस्पताल है वहाँ पर। उसके बाद से उनको पटना सिविल कोर्ट के लिए पुलिस लेकर निकली है। लेकिन लगभग 1 घंटे हो गए निकले हुए, और प्रशांत किशोर की गाड़ी यहाँ तक पहुंची नहीं। लगातार दिखा रहे हैं जैसे ही प्रशांत किशोर को लाया जाएगा पेशी के लिए, वैसे ही तस्वीरें एक बार फिर रुपेश हम तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन जो कि अनशन के दौरान उनके साथ थी, उसे भी जब्त कर लिया पुलिस ने। परिवहन विभाग के अधिकारी ले गए हैं अब वैनिटी वैन। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद वैनिटी वैन भी जब्त कर ली गई है। प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। तेजस्वी यादव ने भी कई सवाल उठाए थे वैनिटी वैन पर, और अब इसे जब्त किया गया है। दिल्ली में कालकाजी से बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी के बयान पर सियासी महाभारत छिड़ी हुई है। यहाँ दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और जंगपुरा से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने रमेश बिधूड़ी के सीएम आतिशी पर दिए बयान पर अब जवाब दिया है। सिसोदिया ने ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री के मंच से रमेश बिधूड़ी ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। सिसोदिया ने ये पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी रमेश बिधूड़ी के बयान से सहमत हैं? क्या प्रधानमंत्री रमेश बिधूड़ी जैसे व्यक्ति को आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं? सिसोदिया ने कहा है कि महिला सीएम पर ऐसी टिप्पणी करना बीजेपी का चरित्र है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। रमेश बिधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे, या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो, और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ।
कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश विधूड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश विधूड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से। और रमेश विधूड़ी के आतिशी पर दिए बयान पर दिल्ली बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है। विधूड़ी पर पार्टी की ओर से एक्शन लेने के सवाल पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि विधूड़ी पहले ही खेद जता चुके हैं, खेद जताने के बाद अब तूल देने की जरूरत नहीं है। ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए, समाज में महिलाओं को अपना विशेष योगदान है। आपके कालका जी के उम्मीदवार रमेश विधूड़ी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया आतिशी के लिए भी और प्रियंका गांधी के लिए भी, उस पर पार्टी क्या कोई एक्शन लेने जा रही है, कोई कार्रवाई उनके ऊपर होगी, क्योंकि ये उनका पहला मामला नहीं है। देखिए, रमेश जी ने अपने बयान पर खेद व्यक्त कर दिया है और मुझे लगता है कि एक बार खुद जब व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो फिर ज्यादा इस विषय को तूल देने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक ताकीद दी है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ता सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली सभी मातृशक्ति के लिए अपनी भाषा बोलते समय अपनी भाषा पर संयम रखें। दरअसल कल दिल्ली के रोहिणी में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा थी। प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले उसी मंच से कालकाजी से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश विधूड़ी ने दिल्ली के सीएम आतिशी को लेकर विवादित टिप्पणी कर डाली। सुनिए रमेश विधूड़ी का ये पूरा बयान। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। तो रमेश विधूड़ी ने न सिर्फ आतिशी पर टिप्पणी की, बल्कि आतिशी पर टिप्पणी से पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर भी आपत्तिजनक बयान दिया। रमेश विधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। और रमेश विधूड़ी के बयान को लेकर दिल्ली के सीएम अब आतिशी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर बड़ा हल्ला बोल दिया है। देखिए जरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी है, ये जग जाहिर है। और ये बहुत चिंता की बात है कि इसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है। रमेश विधूड़ी जी की टिप्पणी ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी महिलाओं के प्रति ये राय रखते हैं, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देगी? बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश विधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? और आइए अब आपको ये बताते हैं, आपने सुप्रिया श्रीनेत को भी सुना, आपने लगातार किस तरह से आम आदमी पार्टी हमलावर है, आतिशी को भी सुना। अब आपको बताते हैं, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने रमेश विधूड़ी के बयान को लेकर कैसे हमला बोला था। बीजेपी नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। सीएम आतिशी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। महिला सीएम का अपमान जनता नहीं सहेगी, दिल्ली की महिलाएं इसका बदला लेंगी, ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया। इस बीच रमेश विधूड़ी के बयान पर कालकाजी से कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा है कि बीजेपी हताश हो चुकी है, बीजेपी ये चुनाव हार रही है।
मुझे लगता है रमेश बिधूड़ी जी चुनाव लड़ने से पहले ही हार चुके हैं। इस तरह की भाषा का किसी भी तरह, चाहे वो कांग्रेस की नेता हो, आम आदमी चाहे भाजपा की हो, कल रमेश बिधूड़ी जी हो सकता है कि भाजपा की अपनी ही किसी महिला, जो क्योंकि उनको बहुत सी महिलाएं भाजपा के अंदर ही नाराज हो चुकी हैं कि भाषा इस तरह की हुई तो हम महिलाएं भाजपा मोर्चा वाली उनके साथ नहीं चल पाएंगे। हो सकता है गुस्सा आके कल रमेश बिधूड़ी जी पलटकर भाजपा महिला मोर्चा महिलाओं के ही लिए अब तीसरी बार कुछ कह दे। सो ये बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति है और मुझे लगता है हमें मुद्दों पे बात करनी चाहिए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं मुद्दों के ऊपर बात करूं। नहीं, उन्हें भी और उनकी पार्टी को भी पहुंचाया है। खाली इनका बयान से रमेश बिधूड़ी जी का ही नुकसान नहीं हुआ है। इस तरह के बयान के बाद पूरी पार्टी की छवि, क्योंकि वो भाजपा के उम्मीदवार है ना, तो पूरी भाजपा, और कल अगर आप कह रहे माफी मांगी है तो वो भाजपा के दबाव में मांगी है। दबाव इसलिए क्योंकि कल फिर उन्होंने कुछ बोला है। अगर गलती का एहसास होता, भाषा पे संयम होता तो दोबारा फिर गलती नहीं। तो कितनी बार आप गलतियां करेंगे, कितनी बार आप माफिया मांगेंगे, लेकिन अब उसका कुछ उनको फायदा नहीं होगा, अब नुकसान होगा उनको। तो अलका लांबा ने क्या कुछ कहा आपने सुना, क्या प्रतिक्रिया दी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी शिवांग माथुर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शिवांग, कालका जी की सीट यह बहुत ज्यादा हॉट सीट बनने वाली है। एक तरफ कांग्रेस भी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी है और लगातार हमलावर है रमेश बिधूड़ी पर। लेकिन मनीष सिसोदिया ने सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछ लिया है कि क्या आप ऐसे कैंडिडेट का समर्थन करेंगे जो महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं। देखिए, रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके का बयान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में दिया या फिर प्रियंका गांधी के बारे में दिया, पूरे राजनीतिक जगत में हर पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसका समर्थन कर रही हो। खास तौर पे जो जानकारी हमें मिल रही है इस बयान के बाद, कल जो बीजेपी का टॉप लीडरशिप है, जो नेतृत्व है, वहां से बिधूड़ी को समन भी किया गया, बिधूड़ी से इस बारे में बात भी की गई। और बीजेपी की अगर आप बयान देखें कल से लेकर आज तक, तो बीजेपी कहीं ना कहीं उसको अपने आप से अलग करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ये बात समझती है कि खासतौर पर चुनाव के मौसम में इस तरह का बयान बहुत नुकसान पहुंचाएगा और खासतौर पर जो महिला वोटर है दिल्ली की, वो कहीं ना कहीं छिटक जाएगी बीजेपी के पाले से। इसीलिए बीजेपी ने रात ही को रमेश बिधूड़ी को ये बाध्य किया कि वो एक ट्वीट के जरिए जो है वो खेद प्रकट करें, माफी मांगे। रमेश बिधूड़ी से आज सुबह मेरी खुद की मुलाकात हुई। हालांकि ऑन कैमरा उन्होंने बात करने के लिए मना किया और वो नो कमेंट्स करते रहे, लेकिन जो ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने मुझसे कहा वो ये असल में उनकी एक रणनीति का हिस्सा भी इसको मानते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो वोटों का विभाजन है वो थोड़ा सा हो सके, ताकि कांग्रेस उस इलाके में थोड़ी जीवित हो, ताकि आम आदमी पार्टी के जो वोट हैं वो वोटर शिफ्ट, जो कांग्रेस का वोटर है जो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो सके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सेंट्रल लीडरशिप ऑन कैमरा तो इस पूरे बयान से अपना पल्ला झाड़ रही है, लेकिन ये थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि नेतृत्व जो है वो अभी फिलहाल पनिश करने के मूड में नहीं है रमेश बिधूड़ी को। थोड़ी देर पहले वीरेंद्र सचदेवा से हमने पूछा, तब भी उन्होंने कहा कि वो कल शाम को ही इस पे अपना खेद जता चुके हैं और राजनीतिक रूप से इसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त एक महिला मुख्यमंत्री हैं, प्रियंका गांधी कांग्रेस की एक बड़ी नेता हैं, और ऐसे में ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त लायक नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल रैलीज होंगी, कैंपेन होगा या डोर टू डोर कैंपेन होगा, इस बात को सीधे तौर पे मुद्दा बना के कहीं ना कहीं राजनीतिक दल इस्तेमाल करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला ऐसा लग रहा है शिवांग, क्योंकि अब बीजेपी के भले नेता किनारा करते रहे हों रमेश बिधूड़ी के बयान से, लेकिन सख्ती दिखाई गई है और कहा गया है कि उन्होंने तो उन्होंने इस बात को लेकर माफी मांगी है, एक तरह से उन्हें खेद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवांग ये जानकारी देने के लिए। लेकिन प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। संजय सिंह ने पलटवार किया है अब रमेश बिधूड़ी के बयान पर। आतिशी जी के पिता 80 साल के बुजुर्ग हैं, ये संजय सिंह की ओर से कहा गया। बीजेपी का सीएम चेहरा है रमेश बिधूड़ी, ये कहना है संजय सिंह का। पलटवार क्या कुछ किया गया आपको सुनवाते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने कहा आतिशी ने अपना बाप बदल दिया। भाजपा वाले यही ट्रेनिंग देते हो आप, यही गाली गलौज की भाषा दिन रात आपके यहां प्रशिक्षित की जाती है, यही गुंडागर्दी की भाषा बोलते हो तुम लोग। आतिशी के पिताजी 80 साल की उम्र के हैं, वृद्धावस्था में है, बीमार है, और ऐसी हालत में आप उनको गालियां दे रहे हैं।
और एक और बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली की राजनीति में, ये कि कांग्रेस ने नई योजना का ऐलान कर दिया। एक और घोषणा की गई है, कांग्रेस की प्यारी दीदी योजना का ऐलान हुआ है। महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2500 रुपए। तो महिलाओं के लिए एक और योजना आ चुकी है कांग्रेस की तरफ से, प्यारी दीदी योजना। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के सम्मान में 2100 देने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस आ चुकी है, उन्होंने प्यारी दीदी योजना को लॉन्च किया है। महिलाओं को अब हर महीने इस योजना के तहत 2500 मिलेंगे। अगर उनकी सरकार आती है तो 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे और इस योजना का नाम प्यारी दीदी रखा गया है। तो देखिए, कांग्रेस ने नई योजना का ऐलान कर दिया है। कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से भी महिलाओं के सम्मान में एक योजना का ऐलान किया गया। और आइए खबर महाराष्ट्र से आपको बताते हैं। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, बारामती की सभा में महाराष्ट्र के सीएम अजित पवार लोगों पर भड़क गए अचानक से। शिकायतों को सुनने के दौरान ये कह दिया कि आप लोगों ने वोट दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे मालिक हो गए। किसानों की समस्या के सुनने के दौरान ही अजित पवार नाराज हो गए। क्या आपने मुझे अब खेतीहर मजदूर बना दिया है, ये कहना है अजित पवार का। अरे तुम्ही मत दिली म्हणजे माझे मालक नाही झाला का? सालगडी काय काय मला अरे तुम्ही मत दिली म्हणजे माझे मालक नाही झाला का? सालगडी काय काय मला। अजित पवार को आपने सुना। और इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुयश पाटिल ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश भर से लोग भिखारी की तरह शिरडी आते हैं, मुफ्त में या बेहद कम कीमत पर प्रसादालय में भोजन करते हैं। साईं बाबा ट्रस्ट को थाली की कीमत बढ़ानी चाहिए, सभी भिखारी यही जमा हो रहे हैं। देश येऊन फुकटले होते, भिकारी सगळे महाराष्ट्राचे इथं गोळा झाले, हे योग्य नाही। संस्थांनी हा विचार केला पाहिजे की आपण इथं काय करत आहोत, कशासाठी करत आहोत। आणि म्हणून आम्ही आपल्याला आवर्जून विनंती करेल की शिर्डीची अर्थव्यवस्था मी जी स्वप्न पाहिले की मुलं शिकले तर पाहिजेच, अख्खं देश इथं येऊन फुकटले होते, भिकारी सगळे महाराष्ट्राचे इथं गोळा झाले, हे योग्य नाही। संस्थांनी हा विचार केला पाहिजे की आपण इथं काय करत आहोत, कशासाठी करत आहोत। आणि म्हणून आम्ही आपल्याला आवर्जून विनंती करेल की शिर्डीची अर्थव्यवस्था मी जी स्वप्न पाहिले की मुलं शिकले तर पाहिजेच। और एक बार फिर से दिल्ली से खबर मिल रही है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया है। अनिश्चित काल के लिए कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस टाली है। इससे पहले कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, मीडिया से बात करने वाली थी। आम आदमी पार्टी के एतराज के बाद हमलों से दूरी बना रही है पार्टी। अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने आप पर सीधा हमला बोलने से दूरी बना रखी है। कांग्रेस का राष्ट्रीय मीडिया विभाग भी खामोश है और अजय माकन के हमलों के बाद आपने विरोध जताया था, उसके बाद से अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो शांत हैं। संदीप दीक्षित को उतारकर कांग्रेस ने कड़े मुकाबले के संकेत दिए हैं। और स्ट्रैटेजी क्या है कांग्रेस की, आगे क्या करने वाली है कांग्रेस? कुमार विक्रांत और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, क्या फैसला लिया गया है, क्योंकि ये जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसे टाल दिया गया है? देखिए, इसको बड़े पैमाने पर समझना होगा। जिस तरीके से कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा कि वो एंटी नेशनल हैं और फ्रॉडी वॉल हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर किया जाना चाहिए। जिसके बाद ही इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने कहा कि अगर दिल्ली में आपको आमने सामने की लड़ाई लड़नी है, जैसे केरल में लेफ्ट और कांग्रेस लड़ते हैं, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ते हैं, वैसे ही जो प्रदेश का दिल्ली का कांग्रेस का नेतृत्व है वो लड़ाई लड़ ले, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व बीच में ना आए। जिस पर सहमति देते हुए कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने एक दूरी बना ली है। अजय माकन की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी रविवार को, उसको ये कहकर टाला गया कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं आए हैं केजरीवाल के खिलाफ, और अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। हालांकि अजय माकन को आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो दिल्ली के नेता नहीं है, वो राष्ट्रीय नेता है, और अजय माकन की ओर से कहा गया कि वो दिल्ली की राजनीति करते हैं। तो इसी विवाद के बाद आखिरकार केंद्रीय नेतृत्व ने बीच में दखल दिया
और अब ये माना गया कि जो राज्य दिल्ली कांग्रेस है वो सियासी लड़ाई लड़ेगी, केंद्रीय नेतृत्व इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए उसी रणनीति पर आगे बढ़ेगा, यानी उस तरीके से हमलावर नहीं होगा। जी, शुक्रिया आपका कुमार, ये बताने के लिए कि कांग्रेस इस वक्त क्या सोच रही है, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है और कांग्रेस किस तरह से अब आपके खिलाफ या फिर आपके समर्थन में स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रही है। जो लीडरशिप है वो बचने की कोशिश कर रही है सीधे आरोप लगाने से। एक और बड़ी खबर, प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पटना सिविल कोर्ट से पीके को जमानत मिल गई है। आज सुबह पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, आधी रात को गिरफ्तारी हुई थी प्रशांत किशोर की और उसके बाद अब जमानत मिल गई। रुपेश के पास रुख करना होगा, इस वक्त हमारे साथ रुपेश जुड़ गए। रुपेश, जमानत मिल गई है प्रशांत किशोर को। जी हाँ, देखिए बिल्कुल पटना सिविल कोर्ट में एसडीजेएम जो हैं आरती उपाध्याय की कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी और उसके बाद से उन्हें जमानत मिल गई है। जो धाराएं लगाई गई थी उन्हीं धाराओं में पटना पुलिस ने 5/25 एक मामला दर्ज किया था और उसके बाद से उसी कांड संख्या 5/25 के तहत उनको आज गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना सिविल कोर्ट में, और देखिए बड़ी संख्या में उनके समर्थक जो हैं, अब जमानत की खबर जैसे ही बाहर आई यहाँ पर खुशी, कहीं ना कहीं ये जो समर्थक हैं वो एक तरह से यहाँ पर क्या जमानत मिल गई, खुश हैं आप लोग? जमानत क्यों नहीं मिलेगा? मैंने कुछ चोरी कुछ बड़े उड़े किए हैं, वो तो जमानत तो मिल नहीं पाई। सच्चाई की जीत होगी। ये आंदोलन जब तक सरकार न झुकेगी जब तक आंदोलन चालू रहेगा। आंदोलन आज खत्म नहीं होगी। अभी मिल गया, जमानत मिल गया और आंदोलन तेजी से बढ़ेगी। आज से आंदोलन है ना, ये पूरे बिहार भर में चलेगा इस आंदोलन। पूरा बिहार आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। सही रवैया कर रहा है ये बिहार सरकार। नहीं बीपीएससी की मांग पूरा नहीं करेगी। तो आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से उनके समर्थक जो हैं, और प्रशांत किशोर अब निकलेंगे, लिहाजा यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या। रुपेश, मैं आपको रोक रही हूँ, नजर बना के रखिए। फिलहाल प्रशांत किशोर को जमानत मिल गई है।